11 फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इससे पहले शायद आप ग्रेड 9 में भी पढ़ चुके हो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बट नथिंग, हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एक फोर्स को, एक वेक्टर क्वांटिटी को स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किस चीज़ में? दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। और लाजमी सी बात है, वो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? वेक्टर ही होंगे, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी को ही स्प्लिट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ही हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करती है। ज्योमेट्रिकल प्लस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से हम उसको ड्रा करते हैं। दैट्स वाई तो हम जिन दो वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, वो भी कोई वेक्टर होते हैं। इसलिए मैंने लिख रखा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कहते हैं तकसीम करने को, डिवाइड करने को। अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स पे जब हम उसको स्प्लिट करते हैं, इन दैट केस हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास ये किस चीज़ का केस है? दिस इज द केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम ग्राफिकली एक डायग्राम ले लेते हैं ताकि आपके सामने स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए हम कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर कार्टेशियन सिस्टम। सो एक्स, दिस इज योर वाई। ठीक है, सपोज किया कि तुम अपने रूम के इस एक्स एक्सिस पे खड़े हो। ठीक, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और धागे के साथ तुमने कोई मैश बांध रखा है। ठीक है, धागे के साथ कोई मैश बांध रखा है और उसको यूं खींच रहे हो। ये तो लाजमी सी बात है कि तुम्हारा जो एक्स एक्सिस के साथ यानी ओरिजिन के साथ कोई जो ए वेक्टर बनेगा उसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ए। तो ज्यूम किया, मैंने ज्यूम करवाया आपको कि कोई फोर्स है जो वाई और एक्स के एज पे लग रही है और तुम कोई फोर्स लगा के किसी मैश को, किसी बॉडी को खींच रहे हो। ठीक, अब अगर तुम एज्यूम करो तो धागे के साथ बंधा मैश और वो धागा खुद। ठीक, सपोज किया तुम्हारे हाथ से लगने वाली फोर्स कोई 50 न्यूटन है, फोर्स है। अब वो 50 न्यूटन फोर्स तो एक कंबाइन इफेक्ट है, लेकिन तुम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो स्टूडेंट्स, फोर्स तुम यहां से लगा रहे हो, तुम्हारा मैश एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस कर रहा है। एक्स एक्सिस पे तुम्हारी पूरी बॉडी धागे और उस मैश को मिला के बनती है। क्लियर? तो धागा वाई में डिस्प्लेस कर रहा है, एक्स में मैश डिस्प्लेस कर रहा है, वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। मिल के पूरी बॉडी किन दो कंपोनेंट्स में डिस्प्लेस कर रही है? एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है। तो अगर कोई फोर्स तुम इस साइड में लगा रहे हो, इस साइड पे लगा रहे हो, यानी ऐसे करके लगा रहे हो, तो तुम्हारे आधी फोर्स तकसीम होकर वाई में जानी चाहिए, आधी फोर्स स्प्लिट होकर एक्स में आनी चाहिए। इसी चीज का नाम ही तो है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। तो जब तुम वेक्टर्स के लिए, फोर्स के लिए स्प्लिट करते हो तो इसका कंबाइंड इफेक्ट बताने के लिए, यानी इसका कंबाइंड इफेक्ट को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके टेल से एक वेक्टर ले लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल। हमेशा ऑलवेज एक वेक्टर के टेल से ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पे और एक उसके हेड से ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन हम किस तरह लेते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। दीज टू कंपोनेंट्स शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये याद रहे कि इसको कुछ ऐसे लेना है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या बनाए स्टूडेंट्स? 90 डिग्री के एंगल बनाए। तो मैं अगर इसके टेल से लूँ ये वाला वेक्टर, दिस इज ए एक्स, ये वाला कंपोनेंट ए एक्स, और इसी तरह हम हेड टू टेल रूल के थ्रू जो इसका सेकंड कंपोनेंट लूंगा, मैं इसके टेल से लूंगा, सॉरी हेड से लूंगा, और जिसको इसके टेल से मिलाऊंगा और इसके हेड को इसके हेड से मिलाऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये जो फोर्स में लगा रहा था, अपने हाथ से एक कंपोनेंट लिया अलोंग वाई, ठीक, और एक कंपोनेंट लिया अलोंग एक्स, अलोंग हॉरिजॉन्टल, और एक ले लिया अलोंग वाई। ठीक है, तो दो कंपोनेंट ले लिए, एक्स एक्सिस, ए वाई। तो इसको हम कह सकते हैं ए वाई। अपने आसानी के लिए जैसे हमने यूनिट वेक्टर को सीखा था कि हर यूनिट वेक्टर जब अलोंग एक्स एक्सिस हमें डायरेक्शन बतलाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप। इसके ए एक्स कंपोनेंट के अक्रॉस अगर मैं ए आई यूनिट वेक्टर ले लूँ, सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस
अगर मैं इसकी डायरेक्शन बताने के लिए जे कैप ले लूँ तो मैं आई कैप एक्स के साथ लिख सकता हूँ, जे कैप स्टूडेंट्स में आपके ए वाई के साथ लिख सकता हूँ। सो जब मैं इस फोर्स के साथ वाई एक्स एक्सिस के दरमियान फोर्स लगाऊंगा तो लाजमी सी बात है ये जो धागा मैश के साथ बंधा हुआ है या आपके एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, कोई ना कोई एंगल बनाएगा, जिसको मैं कह सकता हूं थीटा, थीटा ऑफ ए, थीटा ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो था आपके पास एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ए वेक्टर जिसको आपने स्प्लिट किया। तो कोई भी वेक्टर स्टूडेंट्स जो टोटल मैग्नीट्यूड के साथ लगता है, हम उसका वो उसके कई इफेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, बॉडीज के अंदर, जिस प्लेन के अंदर कार्टेशियन सिस्टम के जिस प्लेन में हम उसको, जैसे ये वाला प्लेन था एक्स वाई प्लेन में आप मैश को डिस्प्लेस कर रहे थे, तो वो तो कंबाइन आप लगाते हो, लेकिन थारोली अगर आप देखें तो उस प्लेन में टू तरह के, एक्स वाई प्लेन के अंदर वाई में भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा होता है, एक्स में भी सेम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो इसलिए हम उसको स्प्लिट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। और ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे पास एक दूसरे के राइट एंगल पे हो स्टूडेंट्स, किस पे हो, एक दूसरे के राइट एंगल पे हो, ऐसे कंपोनेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, राइट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, राइट एंगल बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट ए वाई एक दूसरे से सिमिलरली, अगर मैं यहाँ इसको भी मान लें कि आपके पास एक एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, ये x के पैरेलल में है तो आपके पास ये इसका x कंपोनेंट ही बनेगा, ये y के पैरेलल में ये भी इसका ये y कंपोनेंट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो फाइनली आप कुछ मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। हमने इन कंपोनेंट को ऐड किया, कंपोनेंट को ऐड करने का जो हमें ए वेक्टर का रिजल्टेंट मिला, यानी ए वेक्टर का जो कंबाइंड फोर्स लगी है वो किसके बराबर है, ए एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट, या फिर स्टूडेंट्स हम इसको यू भी लिख सकते हैं, और अगर मैंने डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के थ्रू बतानी है देन आई कैन राइट ए एक्स आई ए वाई जे। आई यूनिट वेक्टर जे आर द यूनिट वेक्टर, दिस इज नथिंग बट ये कंपोनेंट की डायरेक्शन बता रहा है, एक्स ए एक्स कंपोनेंट के अलांग एक्स एक्सिस, ए वाई कंपोनेंट के अलांग वाई एक्सिस। जस्ट हमें डायरेक्शन बताने के लिए हम किन चीज का इस्तेमाल करते हैं, आई कैप का और जे कैप का। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स इस ए वेक्टर को अब स्प्लिट कर दिया है किस चीज में, कंपोनेंट में, तो लाजमी सी बात है इस ए वेक्टर का क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बताने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिकली इसको हम डिराइव करते हैं। उस चीज़ को आप बताने के लिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, और इसको आप S कह दें। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो OP जो है आपके पास, ये इस ए वेक्टर की टोटल लेंथ है। ठीक है, ए वेक्टर की टोटल लेंथ OP के अंदर क्लोज हुई है, कवर हुई है। सिमिलरली OQ के अंदर ए एक्स कंपोनेंट की लेंथ क्लोज हुई है, OQ के अंदर ए एक्स कंपोनेंट की लेंथ है हमारे पास। ठीक है, इसको आप बेशक लेंथ कह दें। सिमिलरली आपके पास PQ के अंदर ए वाई वेक्टर की लेंथ क्लोज हुई, ए वाई वेक्टर की, ए वाई कंपोनेंट की। ठीक है, सो ये वेक्टर भी है, कंपोनेंट है तो वेक्टर भी है। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैं इसी को, जो मैंने इसको पॉइंट असाइन किए हैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपके पास ए जो है दैट इज OP, सिमिलरली बी जो आपके पास ए एक्स है दैट इज OQ, सिमिलरली आपके पास PQ जो है दैट इज ए वाई।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ये आपके पास यूनिट वेक्टर फॉर्म है जो इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, ये इसके स्प्लिटिंग फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, जो कि मेरे पास इस फॉर्म में अवेलेबल होगा ax प्लस ay के। समझ गए स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास जब भी ए वेक्टर, ये ए वेक्टर जिसके अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाता है, जिसके साथ थीटा अलोंग, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा जो है एंगल बनाता है अपना, वो हमेशा हमारे पास cos थीटा होता है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज cos थीटा। सिमिलरली उस जिसके साथ एंगल बना रहा है, मैं फोर्स लगाई है ना स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है उसे ऑपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है कॉस थीटा, और जिसके ऑपोजिट होगा साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल साथ बन रहा है एक्स एक्सिस की, और इसे ऑपोजिट वाला क्या होगा आपके पास, दैट इज साइन थीटा। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इससे ऑपोजिट वाला क्या है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, ये दैट इज साइन थीटा। सो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मान लें कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है, लाजमी सी बात है कि ये राइट एंगल पे है, ठीक है, राइट एंगल बना रहा है, इसको आप परपेंडिकुलर कहते हो, ठीक है। सिमिलरली ओ क्यू जो है ये तुम्हारे पास बेस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये तुम्हारी बेस होती है। ये जो तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस होता है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसके जो सामने वाला होता है, सामने जैसे आपके पास इन दोनों के सामने वाला जो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले cos थीटा की, cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बराबर होता है, आपको लाइन आपने पढ़ी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पुश बैक, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टू पुश बैक, कुछ लोगों के कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं ताकि वो उन्हें पीछे पुश कर सके ऐसे करके, ठीक है, टू पुश बैक। तो इनका स्टूडेंट पहला लेटर उठाएं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, एस फॉर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टी फॉर tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो हम फाइंड करें cos थीटा का वैल्यू बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इंतहाई आसान। अब तुम्हारे इस एग्जांपल का बेस क्या है, ओ क्यू और ओ पी, ओ क्यू और ओ पी, ठीक, यानी ओ पी तुम्हारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या था आपके पास, दिस इज बेस, बेस क्या है ओ क्यू, और ये आपके पास क्या है ओपी। तो मैं लिख सकता हूं बेस की जगह में बेस की वैल्यू लिख दो, ठीक है। बेस जो है ओ क्यू तुम्हारे पास किसके बराबर है, ए एक्स के, पुट अ वैल्यू, और ये किसके बराबर है, ए के। सो cos थीटा बराबर हुआ ए एक्स बाई ए के। यहां से अगर मैं ए एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं देन आई कैन राइट ए एक्स ए cos थीटा, ए एक्स ए cos थीटा। यानी यहाँ पे फिर तुम लिख सकते हो तुम्हारा जो ए एक्स है, ये जो ए एक्स है इसके मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए cos थीटा आएगा, ठीक। ये एक कंपोनेंट इस फोर्स का, इस फोर्स के एक्स एक्सिस के अलोंग का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली ए वाई के लिए हम फाइंड कर लेते हैं sin थीटा। जी सम पीपल है, कुछ लोगों के, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है? यस, पी क्यू बाई ओ पी। सो यहां क्या आने वाला है? ए वाई बाई ए, पी क्यू और ओ पी आपके परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे साइन थीटा तुम्हारा बराबर हुआ किसके? ए वाई बाई ए के। यहां से ए वाई की वैल्यू निकालो तो क्या बनी? ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड निकाले स्टूडेंट्स हमने, यहाँ पे ए वाई का मैग्नीट्यूड आ गया ए साइन थीटा का। चलो ये तो हमने टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाल ली, यानी हमने एक्स इस फोर्स का, इस ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एक्स कंपोनेंट का के अलॉन्ग और वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यानी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल ली जो कि ए साइन थीटा है। ठीक, अब हम इसके फोर्स के कंबाइंड मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, कंबाइंड मैग्नीट्यूड देखने के लिए स्टूडेंट्स कि हम ये देखें कि इस ए वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, उसके लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। जगह थोड़ा खाली करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे आता है हमारे पास। जी स्टूडेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है स्टूडेंट? से कहता है कि अगर आप को कोई दो से साइड्स नॉन हो, जैसे कि आपको यहाँ दो साइड्स नॉन है, ए एक्स ए वाई, ए एक्स का मैग्नीट्यूड तुमको बता दिया, अलग से निकाल लिया ए कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाई का मैग्नीट्यूड भी बता दिया, ए साइन थीटा। अगर तुमको ये दोनों मैग्नीट्यूड्स पता है तो तुम थर्ड अननोन साइड्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के। यानी आसान लफ्जों में, अगर तुमको ट्रायंगल की, चूंकि एक ट्रायंगल बनता है, थ्री साइड्स का एक ट्रायंगल बनता है, अगर तुमको ट्रायंगल की दो साइड्स नॉन साइड्स का पता हो तो तुम थर्ड अननोन साइड्स का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तुमको दो साइड्स नॉन है, ए एक्स ए वाई, तुम थर्ड अननोन साइड्स का पता लगा सकते हो। ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहता है? कहता है कि हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो ये सम ऑफ टू अननोन साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर दो साइड्स नॉन हो, जो कि हमें पता है, हमने निकाल ली, दो साइड्स नॉन हो तो हम थर्ड अननोन साइड्स के मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान। यहां पे आपके पास अगर हाइपोटेन्यूज पे गौर करें तो आपके पास वो क्या है? ओपी, ओपी का स्क्वायर किसके बराबर है? बेस क्या है आपके पास? ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास? पी क्यू का स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू, नथिंग एल्स। यानी ये जो ए वेक्टर है ये ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर हुआ, ए स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। हमने कहा था ना कि आपके पास ओ पी, आपके पास ए है, ओ क्यू, ए एक्स है, पी क्यू, ए वाई है। आई जस्ट पुट द वैल्यू। ठीक है, मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है। सो मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। आगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आई कैन राइट किसी भी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जा सकता है? उनके कंपोनेंट का स्क्वायर विद इट्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
individual square with its square root. This is known as magnitude of this vector A. ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम इसके राइट लेफ्ट पे क्या करते हैं, बार डालते हैं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। चलो मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया। अब एक चीज रहेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन स्टूडेंट्स हम जब स्प्लिट करते हैं, इस वेक्टर ए को स्प्लिट करते हैं कंपोनेंट में, तो डायरेक्शन हम किस चीज से बताते हैं, टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू पुश बैक। ये कौन सी डायरेक्शन है, इस थीटा की। याद रहे हमारे पास वेक्टर के अंदर यानी फोर्स जो हम लगाते हैं, इस फोर्स ने जो y और x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ये फोर्स जिस एंगल थीटा पे लगी है वही तो उसकी डायरेक्शन है। सो थीटा हम फाइंड करेंगे, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमने किस एंगल पे वो फोर्स लगाया था। जिस एंगल पे वो फोर्स लगाया था वही एंगल तो बनेगा उस वेक्टर का डायरेक्शन। यानी कि जगह नहीं है हमारे पास, सो हम इसको मिटा देते हैं। मैग्नीट्यूड हमें पता चल चुका है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। जी स्टूडेंट, डायरेक्शन के लिए हम लिख लेते हैं tan थीटा। इंतहाई आसान, tan थीटा क्या है स्टूडेंट्स, टू पुश बैक tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इंतहाई आसान, परपेंडिकुलर तुम्हारे डायग्राम का क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर PQ और ये रहा OQ। तो तुम लिख सकते हो कि ये तुम्हारे पास क्या था, AY था, ये क्या था, AX था। सो आई कैन पुट tan थीटा AY बाई AX। तुमको एंगल चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए तुमको, ये नहीं है तुम्हारे पास। सो tan को तो तुम लाने वाले हो ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट साइड पे लाओगे तो तुमको मिलने वाला है tan इनवर्स AY कंपोनेंट बाई AX का रेशियो लेके, AX का रेशियो लेके तुमको जो वैल्यू मिलेगा उससे tan इनवर्स लेना, तुमको मिल जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन पे लगी। सो ये है आपके पास डायरेक्शन। जिस फोर्स को तुमने कंपोनेंट में स्प्लिट किया था, ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो स्टूडेंट्स का ये था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी put it in comment box. Enjoy conceptual physics lectures like that and stay tuned. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर इन अ रेक्टेंगुलर सिस्टम। थैंक यू।